Good evening, class 12th. My name is Bhumika Jain and I will be taking chemistry. आज की क्लास में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक का रिविजन सीरीज़. अब ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ हैलो एल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, उसमें द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट वी आर स्टार्टिंग विद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन. लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस. भाई सबसे पहली नेम रिएक्शन जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है दैट इज़ द वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है. वुड्स का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में रिएजेंट क्या आना चाहिए? द रिएजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज़ सोडियम एंड द मीडियम यूज्ड इज़ ड्राई ईथर. अगर मैं इसके रिएक्शन का स्केलेटन के बारे में बात करूँ तो आप जानते हैं ये एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन है. एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. दिस इज़ अ कपलिंग रिएक्शन और ये क्या दे देता है? आर का एक कपल्ड प्रोडक्ट दे देता है. बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है? NaX निकल जाता है एज बाय प्रोडक्ट. इस रिएक्शन के लिए आपको क्या ध्यान रखनी है? 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपके डिस्क्रिप्टिव सवाल भी हो जाएं और MCQs क्वेश्चन भी हो जाएं. पहली बात, इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, अपन जानते हैं नीट में वो कई बार इस तरह के सवाल पूछ देता है कि वुड्स रिएक्शन में वो सिर्फ ये पूछ लेगा व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन. तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये रिएक्शन जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. अभी बात करेंगे 2 मिनट लगा के मैकेनिज्म की भी, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा. क्योंकि मेटल यूज्ड है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन यूज्ड होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन यूज्ड है तो इसका मतलब रिएक्शन पक्का ही फ्री रेडिकल से जाएगी. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या है, इस तरह के कंपाउंड में या इस तरह के रिएक्शन में आप देखिए एक R डबल हो जा रहा है. दैट मीन्स वुड्स इज ऑलवेज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमेशा ही इस तरह का कंपाउंड बनेगा. तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास एक से ज़्यादा एल्काइल हैलाइड दिया है, इफ़ यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, देन इन दैट केस सपोज योर मिक्सचर इज प्रेजेंट एज अ रिएजेंट, then in that case the products will also be in the mixture format. The products formed will also be mixtures. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसका एग्जाम्पल मैकेनिज्म, ये सारी बातें 2 मिनट लगा के कर लेते हैं कि भाई अगर मैं वुड्स के मैकेनिज्म की बात करूं, सोडियम एक मेटल है, अपन जानते हैं एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है जिसको ये देने के लिए तैयार बैठा है. ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फटाफट से RX का करवा देगा होमोलिटिक क्लीवेज और इस X के साथ बॉन्ड बना के पीछे रह जाएगा बेचारा R. और ये रेडिकल जैसे ही बनेगा, ये रेडिकल रिएक्शन में बहुत रिएक्टिव है, बहुत अनस्टेबल है, ये डब्बे में पड़े दूसरे R रेडिकल के साथ तुरंत कर जाएगा कपल. इसीलिए रिएक्शन में सबसे पहली बात प्रूव हो गई है कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? एक फ्री रेडिकल है. दूसरी बात, अगर मैंने एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स लिए हैं, रिएक्टेंट्स लिए हैं, मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया है CH3Cl लिया है और साथ में लिया है CH3CH2Cl. इनका अगर मैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कर रही हूँ तो आपको क्या ध्यान रखना है? रेडिकल इसका भी बनेगा, रेडिकल इसका भी बनेगा, कपल ये भी होगा, कपल ये भी होगा, और ये कपल आपस में भी कर जाएंगे. दैट मीन्स कौन कौन से प्रोडक्ट बन जाएंगे? जब पिथाइल क्लोराइड का कपलिंग होगा तो आपको मिलेगा इथेन. अगर इथाइल क्लोराइड का कपलिंग होगा तो आपको मिलेगा ब्यूटेन. और जब इनका आपस में कपलिंग होगा, बिकॉज रेडिकल को कुछ नहीं दिख रहा, रेडिकल को सिर्फ रेडिकल से मतलब है, तो ये आपस में भी कपल करके क्या बना देगा? प्रोपेन बना देगा. और ये रिएक्शन मिक्सचर को फिर सेपरेट करना विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लगभग कंपेरेबल हो जाएंगे. तो वुड्स रिएक्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ इतनी है कि ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जा रहा है, और अगर आपने एक मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट लिया है तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ही मिलेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वुड्स रिएक्शन किनकी कहानी है? एल्काइल हैलाइड्स की कहानी है. प्लीज कीप इन माइंड ओनली एल्काइल हैलाइड्स. Whenever you have to define also Woods reaction in the board exam, make sure you use this keyword, that is alkyl halides. इसके अलावा कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? और फिटिग रिएक्शन. फिटिग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन बिल्कुल मिलती जुलती है, हम आराम से जानते हैं. फिटिग रिएक्शन इज द सेम स्टोरी एज वुड्स रिएक्शन, ओनली दैट वी आर टेकिंग एराइल हैलाइड्स. We are taking aryl halides in place of alkyl halides. हमने alkyl compounds की जगह पे कौन ले लिए हैं? aromatic compounds ले लिए हैं. भाई मान लीजिए मेरे पास क्लोरोबेंजीन है. इस क्लोरोबेंजीन का अगर मैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करूंगी
तो ये मुझे क्या दे देगा, एक बाइफिनाइल टाइप का कंपाउंड दे देगा, बाइफिनाइल टाइप का कंपाउंड दे देगा। रिएक्शन में सेम वही बातें हैं कि कि आपका रिएक्शन जा रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है, सेम वही बातें हैं, लेकिन सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि अब की बार आप एक एराइल कंपाउंड ले रहे हैं। इन्हीं से मिलती जुलती एक रिएक्शन और है जो पेपर में अक्सर पूछ लेता है, इनफैक्ट जेई के एज वेल एज नीट के पेपर में जो पूछी गई है वो यही रिएक्शन पूछी गई है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ वुड्स एज वेल एज फिटिग रिएक्शन। और वो क्या है, दैट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन कुछ नहीं है, वुड्स से हमने मांग लिया एल्काइल कंपाउंड और फिटिग से हमने मांग लिया एराइल कंपाउंड। RX ले लीजिए वुड्स से और Na का रिएक्शन और ARX ले लीजिए फिटिग से। इन सभी का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके नया नाम मिल गया, दैट इज योर वुड्स फिटिग रिएक्शन दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन AR एंड R। तो सेम बातें चल रही हैं, वुड्स एल्काइलो की कहानी, फिटिग एराइलो की कहानी, वुड्स फिटिग रिएक्शन, एक एल्काइल और एक एराइल का कपलिंग रिएक्शन। आइए इसके बाद देखें, ये रहा वुड्स फिटिग रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए वुड्स फिटिग रिएक्शन का। सपोज आई हैव क्लोरोबेंजीन plus I am reacting it with CH3Cl in the presence of sodium and dry ether। आप सभी जानते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। I've told you mechanism is the free radical mechanism। If you know the product of this compound of this reaction, भाई ये रहा एराइलिक पार्ट, ये रहा एल्काइलिक पार्ट, जल्दी से बता दीजिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। The product will be CH3 over benzene and the name of this compound is, if you know the name of this compound, very important, it is toluene। टोलुइन बाय प्रोडक्ट बन जाएंगे NaCl। तो ये तीनों मिलती जुलती रिएक्शंस हैं, इन तीनों पे ही सवाल आते रहते हैं बार बार, एंड यू शुड नो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ रिएक्टेंट सबस्ट्रेट का है। नेक्स्ट फिंकलस्टीन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो। फिंकलस्टीन रिएक्शन अपन जानते हैं, थ्रू आउट द चैप्टर आपने देखा है कि क्लोरोबेंजीन या क्लोरोहेलाइड्स, क्लोरो कंपाउंड्स एंड ब्रोमो कंपाउंड्स के ज़्यादातर रिएक्शंस होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स होते हैं। आप देखेंगे आयोडो के या फ्लोरो के इतने एग्जाम्पल्स नहीं पाए जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि या तो इनके रिएक्शंस बहुत स्लो होंगे या इनके रिएक्शंस बहुत विग्रस होंगे। आयोडीन के केस में कहानी क्या है? आयोडीन के केस में कहानियां हैं स्लो रिएक्शंस की। आयोडीन एक बड़ा कंपाउंड है, एक बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, उसको रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने एक नया तरीका निकाल दिया, और इस तरीके को आप क्या नाम देते हैं? इस तरीके को अपन नाम देते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। और इन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से आप नाम समझ जाइए कि कोई प्रेजेंट हैलोजन को आप रिप्लेस कर रहे हैं किसी नए हैलोजन से। इस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। सबसे पहली बात तो इसका रिएजेंट क्या यूज करेंगे? सबसे पहली बात तो इसका आप रिएजेंट क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे सोडियम आयोडाइड NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। बाकी अपन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो आप कोई भी RX ले लीजिए इन विच योर X कैन बी क्लोरीन या ब्रोमीन, इनका रिएक्शन आप करवा दीजिए NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के साथ, और आपको ये क्या दे देगा? एल्काइल आयोडाइड दे देगा, और साथ में NaX आपका बाहर निकल जाएगा। ये रहा तरीका बनाने का एल्काइल आयोडाइड्स को, ये रहा तरीका एल्काइल आयोडाइड्स को बनाने का। एसीटोन कैसा रिएजेंट है? एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है? तो एसीटोन एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसे पता लगाते हैं आप कि ये एक पोलर कंपाउंड है या प्रोटिक कंपाउंड है या एप्रोटिक कंपाउंड है? तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यू शुड ओनली नो द नेचर ऑफ एसीटोन। बिल्कुल, सी द नेचर ऑफ एसीटोन, आप जानते हैं एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन का अपन आयोपैक नेम भी जानते हैं, प्रोपेनोन होता है। एसीटोन तो कॉमन नेम है। इस एसीटोन का अगर तुम डाइपोल बनाने जाओगे तो तुम्हें पता है कैसे बनेगा? कार्बन यहाँ पर है sp2 हाइब्रिड, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिड। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp2 वाला, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो इस डाइपोल का डायरेक्शन हो गया कार्बन की तरफ। लो देखो और ढंग से देख लेते हैं स्ट्रक्चर में।
sp ये है, ये आपका sp2 सेंटर ट्राइगोनल प्लेनर होता है। फटाफट से बता दो कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्रीज का बॉन्ड एंगल कितना होता है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। एक डाइपोल डायरेक्शन टुवर्ड्स कार्बन, दूसरा डाइपोल टुवर्ड्स अगेन कार्बन, तीसरा डाइपोल टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि इन सबका बाप बैठा है। ऑक्सीजन इन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं है। इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं है, पोलर तो ये कंपाउंड है, बिल्कुल सही। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है इसका। और पोलर होने के साथ साथ क्या इसके पास हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए? क्या अगर तुम इससे बोलो कि भाई पानी की तरह, कि जैसे वाटर है, वाटर तुरंत अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, क्या इस पानी की तरह एसीटोन अपना प्रोटॉन दे सकता है? तो जवाब है नहीं, ये प्रोटॉन नहीं डोनेट कर सकता। अगर ये प्रोटॉन नहीं डोनेट कर सकता तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, पोलर तो है ही, ये बन जाएगा पोलर के साथ साथ एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब आप जब भी किसी नीट के क्वेश्चन में, जब भी किसी किताब में सॉल्वेंट का नेचर लिखा देखेंगे तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ किससे एक्सप्लेन करेंगे? उसके स्ट्रक्चर से। आप स्ट्रक्चर समझ जाइए, स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये कंपाउंड पोलर है या एपोलर है, नॉन पोलर है, प्रोटिक है या एप्रोटिक है। आइए वापस देखें फिंकलस्टीन को। तो पहली बात, क्लोरीन या ब्रोमीन लिया अपन ने, NaI और एसीटोन के साथ रिएक्ट करवा के आयोडीन बना दिया। इस रिएक्शन के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, क्वेश्चन रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। पहली, ये रिएक्शन क्या है? ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखिए, दोबारा कंफ्यूज नहीं होंगे, आज के बाद से आपके दिमाग में ये सारे टर्म्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें केमिस्ट्री इतनी नहीं है जितनी इंग्लिश है। इस कंपाउंड में आयोडीन किस नेचर में आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर में आ रहा है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिए आ रहा है। किसको रिप्लेस कर रहा है? किसी एग्जिस्टिंग एक्स को रिप्लेस कर रहा है, उसके ऊपर भी क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो किसी नए न्यूक्लियोफाइल ने किसी पुराने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गई? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन गई। और इसी चैप्टर में, और ध्यान रखिएगा इसी बात को हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आप जानते हैं दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं? एक SN1 होता है, आप जानते हैं, और एक होता है SN2 मैकेनिज्म। इस रिएक्शन की खास बात, और ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, दैट फिंकलस्टीन रिएक्शंस फॉलो SN2 मैकेनिज्म। तो अगर ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती हैं तो अब आप फटाफट बता दीजिए कि इस रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होने वाला है। क्या यहाँ पर रिटेंशन होगी, या इन्वर्जन होगी, या यहाँ पर रैसिमाइजेशन होगी? इफ़ यू कैन रिकॉल कि SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन की कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होता है, क्विकली देखिए भाई, आयोडीन यहाँ पे है, हैलोजन यहाँ पर है। रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं 1 मिनट लगाकर। सपोज करिए मेरा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल कंपाउंड इस तरीके का दिख रहा है। NaI आया। NaI पहली बात तो कहाँ से आएगा? ऑपोजिट साइड से आएगा। I नेगेटिव ले आते हैं, चलिए। ये I नेगेटिव जहां से अटैक करेगा, क्लोरीन को आगे से बाहर निकलना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड से क्लोरीन विल लीव, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट, अ पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। और इस पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट की खास बात क्या है? क्लोरीन अगर आगे से जाएगी, आयोडीन को पीछे से ही आना पड़ेगा, रिजल्टिंग इन नेट कॉन्फ़िगरेशन गेटिंग इन्वर्टेड। नेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको इजीली दिख रही है, इन्वर्ट हो गई। क्लोरीन जिस तरफ लगा था, आयोडीन उसके ऑपोजिट साइड लग गया। तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाता है? इन्वर्जन हो जाता है। 100% inversion of configuration happens in case of SN2 reactions. Moving on, Schwartz reaction बिल्कुल मिलती जुलती रिएक्शन है। मैंने आपसे कहा था हैलोजन एक्सचेंज में दो ही हैलोजन्स हैं जो दिक्कत करते हैं, एक आयोडीन दिक्कत करती है और एक फ्लोरीन दिक्कत करती है। ये भी क्या है? एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। स्वाट्स रिएक्शन किसकी कहानी है? किनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए स्वाट्स रिएक्शन की जाती है? तो स्वाट्स रिएक्शन करी जाती है एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने के लिए। और एल्काइल फ्लोराइड्स किस तरह के रिएजेंट से बनते हैं?
तो मान लीजिए मेरे पास कोई RX है इन विच X इज अगेन आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन। इसका रिएक्शन आप करवा दो AgF के साथ, या आप करवा दो COF2 के साथ, या आप ले लो Hg2F2, या आप ले लीजिए SbF3। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अगर आपको कोई भी फ्लोरीनेटिंग एजेंट मालूम है तो आप फटाफट से बता दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे मेटालिक फ्लोराइड्स अवेलेबल हैं विच आर यूज्ड अगेन इन द स्वॉट्स रिएक्शन। सो इफ़ यू नो एनी प्लीज़ शेयर इट। ये क्या करेगा, तुरंत ये गिवन हैलाइड को सब्सटीट्यूट करके फ्लोरीन लगा देगा, और सपोज अगर मैंने AgF यूज़ किया है तो गिवन AgX बाहर निकल जाएगा एज बाई प्रोडक्ट। ये कंपाउंड क्या है, ये बन गया आपका गिवन एल्काइल फ्लोराइड। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, ये बन गई आपकी गिवन एल्काइल फ्लोराइड। काम की बात क्या है, अगेन इस रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, क्यों कर रहे हैं हम स्वॉट्स रिएक्शन, क्या जरूरत पड़ी हमें स्वॉट्स रिएक्शन करने की, क्यों हम एल्काइल फ्लोराइड्स को डायरेक्टली नहीं बना पा रहे, एंड वी हैव टू अगेन डू अ हैलोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एक्सचेंज रिएक्शन। रीजन बीइंग कि फ्लोरीन कैसा है, बहुत विग्रस है, बहुत एक्सप्लोजिव है। फ्लोरीन की जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत विग्रस और बहुत एक्सप्लोजिव होती हैं, और उनकी वजह क्या होती है आप जानते हैं। फ्लोरीन कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दूसरा आप जानते हैं फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल साइज, और इन दो मेजर फैक्टर्स की वजह से फ्लोरीन कैसा हो जाता है, बहुत रिबेलियस हो जाता है, बहुत एक्सप्लोजिव हो जाता है रिएक्शन में। और इतने एक्सप्लोजिव नेचर की वजह से डायरेक्ट फ्लोरीन को कंपाउंड में लगाना इज नॉट फीजिबल, यील्ड ही नहीं आएगी रिएक्शन की। दैट इज येस, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन कैन नॉट बी डायरेक्टली सब्सटीट्यूटेड इन द रिएक्शन। इसीलिए अपने को क्या करना पड़ा, दोबारा क्लोरीन या ब्रोमीन का सहारा लेना पड़ा। इनको लगाइए पहले कंपाउंड में, फिर आप गिवन कंपाउंड का रिएक्शन करवा सकते हैं टू सब्सटीट्यूट फ्लोरीन। याद करिएगा BDC में भी अगर आपको फ्लोरीन लगाना है, क्विकली अभी हम इस बारे में बात दोबारा करने वाले हैं, लेकिन आप रिकॉल करके रखिए, अगर आपको BDC में फ्लोरीन लगाना है तो उसका तरीका क्या है, ये मैं आपको एंड में बता दूंगी। इस N2Cl पे अगर मुझे फ्लोरीन सब्सटीट्यूट करनी है तो इसका तरीका क्या है, आप मुझे या तो बता दीजिए, या मैं इसको रिविजिट करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, एंड देन आई विल लेट यू नो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी फिलहाल अपन स्वॉट्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये भी कैसी है भाई, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। SN2 मैकेनिज्म से जाएगी, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन इसलिए करवाई जाती है क्योंकि वो बहुत विग्रस हो जाती है। विग्रस रिएक्शन विद फ्लोरीन, एक्सप्लोजिव रिएक्शन विद फ्लोरीन, ये रहा एक्सप्लोजिव, रीजन बीइंग बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट केस, फ्रीडल क्राफ्ट्स। फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली रिएक्शन होती है, क्योंकि बच्चों को अक्सर इसको रटना पड़ता है। लेकिन आज के बाद आप इस रिएक्शन को रटेंगे नहीं, आप इस रिएक्शन में दिखाई जाने वाली एक एक स्पीशी के होने का, प्रेजेंट होने का मकसद समझ जाएंगे। पहली बात तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है, अल्काइलेशन रिएक्शन होती क्या है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में सबसे पहले आपने मान लीजिए, क्योंकि हम हैलो एल्केन्स यूज कर रहे हैं तो हमने यूज करा क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप करवाएंगे किसी एल्काइल ग्रुप के साथ। ध्यान दीजिए, आप एल्काइलेशन करवा रहे हैं तो आपको एल्काइल कंपाउंड यूज करना पड़ेगा। आप जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एक और होती है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हम एसाइलेशन नहीं करा रहे, वो आगे कराएंगे। इस एल्काइलेशन कराने के लिए आपने लिया एल्काइल ग्रुप, और आप सभी जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट देखते ही रिएजेंट कौन सा दिमाग में आना चाहिए, what should be the reagent in case of Friedel-Crafts reactions? Very important, anhydrous AlCl3। इस anhydrous AlCl3 की होने की एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। क्यों फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन anhydrous AlCl3 के बिना नहीं कराया जा सकता, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। पहली बात तो ये बनाएगा क्या, ये बना देगा ये बना देगा Cl CH3 एंड Cl ऑर्थो पे CH3। इन दोनों कंपाउंड्स का नाम, पहले का नाम है पैराक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। तो दूसरे वाले का नाम भी आसान है फिर तो, पहला मैंने बता ही दिया पैराक्लोरोटोलुइन, इसका नाम क्या है, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, राइट। पहला कंपाउंड बन रहा है पैराक्लोरोटोलुइन, दूसरा बन रहा है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। आइए देखें इस रिएक्शन के अब एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास। सबसे पहली बात,
अभी तक आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे, ये क्या है, ये है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गजब बात हो गई। ये कहाँ से अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, हमें नज़र ही नहीं आ रहा इसमें इलेक्ट्रोफाइल। आइए इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं 1 मिनट लगा के। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शनों का मैकेनिज्म क्या कहना चाह रहा है। पहली बात, आपको ये AlCl3 की ज़रूरत क्यों पड़ी कंपाउंड में, रिएक्शन में, तो इस AlCl3 से मिल लीजिए, ये आपको बहुत रिएक्शंस में दिखेगा। AlCl3 क्या है? AlCl3 एक बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूइस एसिड है, और ल्यूइस एसिड्स का नेचर कैसा होता है? AlCl3 एक बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूइस एसिड है, और ये ल्यूइस एसिड्स कैसे होते हैं? दीज आर ऑल्सो इन माई लैंग्वेज कॉल्ड गरीब स्पीशीज़। अपन क्या बुलाते हैं इनको? ये बेचारे वो हैं जो दर दर भटक रहे हैं इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए। एल्यूमिनियम से मिलो ज़रा, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इसके पास थे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहिए थे 5 और। नेचर ने क्या करा, इसको खाली 3 क्लोरीन पकड़ा के कंपाउंड बना के साइड कर दिया। इस बेचारे के पास अब भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी। भाई एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 की कॉन्फ़िगरेशन तुम जानते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसको 3p6 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, लेकिन तुमने क्या करा, खाली 3 क्लोरीन दे करके इसमें अब भी 2 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी कर दी। और वो 2 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी की वजह से ये क्या बन गया, ये AlCl3 बन गया, एक जग जाहिर बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड मतलब वो गरीब स्पीशीज जो जगह जगह दर दर भटक रही हैं, इलेक्ट्रॉन मांगती हुई, इलेक्ट्रॉन ढूंढती हुई। इनको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इनको इलेक्ट्रॉन देगा कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी। तो इनको मिल गया CHCl3, और अपन जानते हैं क्लोरीन के पास 1 नहीं 2 नहीं 3 लोन पेयर बैठी हैं। ये चलन चला गया अटैक करने के लिए AlCl3 के पास, और अब देखो क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, और पीछे कौन रह गया, CH3 पॉजिटिव। अब आपको नजर आ रहा है रिएक्शन में कि आपने रिएक्शन में क्या जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया, और यही इलेक्ट्रोफाइल वजह बन जाएगी आगे रिएक्शन में जाके सब्स्टिट्यूशन दिखाने की। तो अब अपने को समझ में आ रहा है कि क्यों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आर एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन, किसी प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल को निकाल के नया इलेक्ट्रोफाइल लगाना। देखो प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हटाया मैंने, यहाँ लगी थी हाइड्रोजन, यहाँ लगा था हाइड्रोजन, इनकी जगह पे कौन लगा दिया, CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया। किसी प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल को निकाला और उसकी जगह पर नया इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया। ये कौन है, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तभी अपन ने क्या करा, सेकेंड स्टेप में इस CH3 पॉजिटिव का रिएक्शन करवा दिया बेंजीन, क्लोरोबेंजीन के साथ। और क्लोरोबेंजीन हम जानते हैं ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों है? क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर दिखाई बैठी है अपना +m इफेक्ट। याद रखिएगा क्लोरीन का कैसा इफेक्ट है यहाँ, +m और -i। +m विल बी स्लाइटली स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को दिए बैठी है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिए जाएगी उतना रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बनाई जाएगी, और जितना इलेक्ट्रॉन रिच बनती जाएगी रिंग उतनी ही न्यूक्लियोफिलिक होती जाएगी, रिजल्टिंग इन अ वेरी फीजिबल अटैक ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब तुम आराम से जानते हो कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो रिंग के कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। It will go to either ortho positions or it will go to the para positions. Always incoming electrophiles are either substituted to ortho positions or they are substituted to the para positions. तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है। पहली, AlCl3 है एक ल्यूइस एसिड which is functioning to generate the given electrophile. आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराया, दैट इज CH3। इस CH3 का अब रिएक्शन कैसे होगा, रिंग पे जाकर होगा, क्योंकि रिंग आपकी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन विच इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है बेटा, देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। वो स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिनके ऊपर या तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज,
जिनके पास अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, अपने पास तो अपने लिए तो है ही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पड़ोसी को देने के लिए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिनके पास प्रेजेंट है, उनको आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे। पर यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियोफाइल्स, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादातर, वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं। इसीलिए इस CH3 पॉजिटिव को अपन क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे, और ये जाके अटैक कर देगा आपकी बेंजीन रिंग पर। तो अब पूरी रिएक्शन का जिस्ट क्या हुआ कि भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अब जब आप याद करेंगे तो पहली बात तो देख लेना कि आप क्या करने जा रहे हैं? अल्काइलेशन करने जा रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट से आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चमकनी चाहिए, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3। इस एनहाइड्रस AlCl3 को आप जब भी मिलेंगे, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट में हो, चाहे वो किसी भी और रिएक्शन में हो, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक ल्यूइस एसिड है, और ल्यूइस एसिड का मतलब ये बेचारा है गरीब, इसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दर दर भटकेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मांगने के लिए, ढूंढने के लिए, और यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा? इसको प्रोवाइड करेगा CH3Cl। दैट इज वाई इन द नेट रिएक्शन CH3Cl will react with given the given halo compound to form an electrophilic substituted product, that is ortho। अच्छा जल्दी से बता दो, ऑर्थो और पैरा में से मेजर कौन बनेगा? दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा, पर इन दोनों में से ही मेजर कौन सा बनेगा? सिर्फ एक ही स्टेप इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म में, सिर्फ एक ही स्टेप इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म में, दैट इज रिएक्शन ऑफ AlCl3 एंड द सबस्ट्रेट टू जेनरेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव। ये रहा भाई AlCl4 नेगेटिव का जनरेट होना। देखो भाई, ये रहा ऑर्थो, ये रहा पैरा। तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ भाई, मेजर जो बनेगा इस केस में वो पैरा आइसोमर बनेगा, और माइनर कौन बनेगा? वो आपका ऑर्थो आइसोमर बनेगा। रीजन बहुत सिंपल है, रीजन बहुत सिंपल है। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंसेस। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंसेस कम होंगी, देखो दो रीजन है बड़े सिंपल सिंपल से। तुम जानते हो क्लोरोबेंजीन पे लगी क्लोरीन का नेचर कैसा है? एक तो +M है, लोन पेयर डोनेट कर रही है, पर साथ में बेचारा क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो है, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी फितरत में है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना, तो इलेक्ट्रॉन तो वो अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। इसीलिए क्लोरीन के कैसे हैं? दो इफेक्ट लग रहे हैं पैरेलली ऑन दिस रिंग। एक तो वो कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, इस क्लोरोबेंजीन पे लगी क्लोरीन के दो कौन से इफेक्ट्स हैं? एक तो वो +M दे ही रहा है, अपना लोन पेयर दिए बैठा है रिंग को, और दूसरा बेचारे का -I भी लग रहा है। अगर तुम ऑर्थो और पैरा में कंपेयर करोगे तो तुम्हें मालूम है +M तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, ऑर्थो पे भी उतना ही लग रहा है जितना पैरा पे लग रहा है, लेकिन -I अगर तुम देखो तो -I ज्यादा किस पॉइंट पे लगेगा? ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, बिकॉज आप ये भी जानते हैं कि -I कैसा होता है? -I इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, दैट इज वाई ऑर्थो पे लगेगा ज्यादा, और अगर ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ कर लेगा, विदड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों आएगा उस पोजीशन पर? इसीलिए इस पॉइंट पे लग रहा है -I ज्यादा, इस पॉइंट पे -I लग रहा है कम। अगर लग रहा है इस पॉइंट पर कम, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पर खुशी खुशी चला जाएगा। दैट इज वाई पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फ्रीडल क्राफ्ट को देखते ही एनहाइड्रस AlCl3, अल्काइलेशन देखते ही कि आपने सबस्ट्रेट कौन सा यूज करना है, और रिएक्शन में AlCl3 किस लिए आया है? ल्यूइस एसिड का काम करने आया है। सेम इससे मिलती जुलती रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट इससे मिलती जुलती रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आइए वो और देख लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखो यहां पे मैं बता रही हूं तुमको दूसरी वाली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सेम इससे मिलती जुलती है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या हो रहा है? ये रहा CH3Cl,
अब की बार आप यूज करेंगे एसाइल क्लोराइड in place of alkyl chloride. This time you will be using acyl chloride, again anhydrous AlCl3. इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? और ये कैसे बनेगा, कौन से कार्बन से रिएक्शन होगा वो और मैं आपको सिखा देती हूं. ये कैसे बनेगा, किस कार्बन से रिएक्शन होगा. देखिए भाई, दोबारा AlCl3 इस बेचारे का एक ही काम ले दे के ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करना. ल्यूइस एसिड है बेचारा, ल्यूइस एसिड का मतलब गरीब स्पीशी, गरीब है तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा. इलेक्ट्रॉन देखो ये रहा, इसको क्लोरीन के फॉर्म में मिल गया. क्लोरीन के पास है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लोन पेयर. तो अगर आपको मैं एक ही लाइन में इसका मैकेनिज्म समझा दूं तो वो क्या होगा कि CH3COCl का रिएक्शन होगा AlCl3 के साथ. ये रहा Cl और अब की बार जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल अपने को कैसा दिख रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O. क्लोरीन चली गई AlCl3 के साथ, पीछे रह गया बेचारा कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज AlCl4 नेगेटिव. ये रहा तुम्हारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल. देखो भाई, अब आप गलती नहीं करेंगे कि किस कार्बन से जाके बॉन्ड लगाना है. कई बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं पेपर में, इस कार्बन से बॉन्ड बना देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. बॉन्ड किस कार्बन से बनाना है, बॉन्ड बनेगा इस वाले कार्बन सेंटर से. तभी ये कंपाउंड देखो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जनरेट ही इस कार्बन पे हो रहा है. और अगर इस कार्बन पे जनरेट हो रहा है तो इन कंपाउंड्स के नाम क्या है, दीज आर ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन्स. क्लोरोएसिटोफिनोन, ऑर्थो या पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन. ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोएसिटोफिनोन, ये हो जाएगा पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन. सेम मैकेनिज्म अगेन, दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट करा है आपने अब की बार, तो इलेक्ट्रोफाइल आपने अब की बार ये जनरेट करा है. नेक्स्ट, डाउस प्रोसेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. पीडीएफ की जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रिएक्शन है तो वो डाउस प्रोसेस है. चाहे नीट वालों को तो बहुत ही पसंद है. डाउस प्रोसेस पे ऑलमोस्ट हर दूसरे साल एक ना एक सवाल आया ही आया है. और डायरेक्ट डाउस पे ना आकर कंबाइंड रिएक्शनों में भी डाउस पे सवाल पूछा गया है. बोर्ड वाले अगर नेम रिएक्शन का सवाल पूछते हैं तो वो हमेशा डाउस पे ज़रूर पूछते हैं. डाउस प्रोसेस क्या चीज़ है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. कुछ नहीं है, हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना रहे हैं खाली. किसके साथ रिएक्शन करके, NaOH के साथ रिएक्शन करके. 623 केल्विन आप टेम्परेचर लेंगे और 300 ATM आप ले लेंगे प्रेशर. बस सिंपल. क्लोरोबेंजीन उठाया, फिनॉल बनाया. इंपॉर्टेंट बात क्या है ये कि ये आम कंडीशनों में रिएक्शन नहीं हो रही, आपको 600 केल्विन तक हीट करना पड़ रहा है. ये आम प्रेशर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो रही, आपको 300 ATM तक इसको प्रेशराइज करना पड़ रहा है. तब जाके ले दे के आपका थोड़ा बहुत फिनॉल बनता है. इस रिएक्शन में यील्ड ही तब आती है जब आप बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखते हैं. याद रखिएगा क्लास 12th, आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिखकर काम नहीं चला सकते. आई हैव सीन किड्स राइट these kinds of reactions also कि भाई क्लोरोबेंजीन, NaOH, फिनॉल, और पेपर में याद नहीं आया तो क्या लिख दिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर. ये वाली चीज़ें अब आप नहीं करेंगे. 12वीं के बच्चे को जब बोर्ड के पेपर की बात आती है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, क्या, कितना हाई, कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर, किसको हाई बोल रहे हैं, नहीं. आप याद रखेंगे 600 केल्विन टेम्परेचर होगा और 300 ATM प्रेशर होगा, तभी जाके फिनॉल बनेगा. और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस रिएक्शन पे, दूसरी बात आइए ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट बातें इस रिएक्शन के बारे में. ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. आप एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेकर के आ रहे हैं, तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. लेकिन इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो कौन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है बेंजाइन. इस बेंजाइन से आप नहीं मिले हैं. और इस रिएक्शन का सब मैकेनिज्म मैं आपको और क्लियर बताती हूँ. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म. एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन. पहले कंपाउंड एलिमिनेट होगा, फिर नया कंपाउंड आके ऐड होगा. इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है, बेंजाइन इंटरमीडिएट है. अगेन वेरी अनस्टेबल, वेरी रिएक्टिव, क्विकली विल रिएक्ट टू गिव यू द कंपाउंड द रिक्वायर्ड फिनॉल.
इस रिएक्शन में आपको क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि भाई हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन हो रही है। तीसरी बात, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं आपने बचपन में 11th क्लास में क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हैं। ये क्लोरोबेंजीन की लोन पेयर जाएगी बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेट करने के लिए, एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड द बेंजीन मॉलिक्यूल। इस क्लोरीन और बेंजीन के बीच में क्या आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड रहेगा 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तक। इन्हीं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के चक्कर में क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल लीड टू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, क्योंकि अब आसानी से न्यूक्लियोफाइल नहीं सब्सटीट्यूट हो पाएगा। इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको अच्छा खासा टेम्परेचर, अच्छा खासा प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, बेंजाइन इंटरमीडिएट का क्या रोल है, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट से मिल लीजिए, बेंजाइन इंटरमीडिएट से मिल लीजिए। वो क्या करने आया है, पहला स्टेप क्लोरीन का बाहर निकलना। ये देखो OH आएगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, और जल्दी से जैसे ही इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ रह जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज ने अब सिर्फ एक काम करना है, क्लोरीन को निकाल देना है बाहर। फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, एंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 न्यू पाई बॉन्ड, एंड दैट पाई बॉन्ड स्पीशी विल नाउ बी कॉल्ड बेंजाइन। जैसे ही ये बेंजाइन बनेगा, अब इसके ऊपर दूसरा OH नेगेटिव अटैक करेगा। ये सेकेंड स्टेप क्या है, एडिशन स्टेप है। यहां लग गया OH, यहां चला गया पाई बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और जो आपने H पॉजिटिव पहले गायब करी थी, फर्स्ट स्टेप में जो आप H पॉजिटिव गायब किए थे, आपको उसे वापस करना पड़ेगा, और बन गया आपका रिक्वायर्ड फिनॉल। यहां से फर्स्ट स्टेप में यहां से यहां तक क्या चल रही है बातें, एलिमिनेशन की बातें चल रही हैं, और यहां से यहां तक क्या चल रही हैं बातें, एडिशन की बातें चल रही हैं। तभी ये रिएक्शन कैसी है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। और इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड इज द बेंजाइन इंटरमीडिएट। डाउस प्रोसेस के बारे में यही बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। एलिमिनेशन एडिशन, बेंजाइन इंटरमीडिएट, व्हाई इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आइए आगे की रिएक्शन देख रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन बहुत सिंपल है, BDC की रिएक्शन आप जानते हैं, N2Cl बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड्स, बड़े ही प्यारे कंपाउंड्स हैं बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड्स, जो मर्जी चाहे आप इनसे बनवा सकते हैं। इन बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड्स का रिएक्शन अगर आप कॉपर सॉल्ट के साथ करवाएं, कॉपर सॉल्ट के साथ करवाएं, तो गिवन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसी का रिएक्शन मैं किसके साथ और करवा सकती हूँ इसी का रिएक्शन मैं करवा सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ suppose I have CuBr and HBr, this will give me Br। एक और रिएक्शन सपोज मेरे पास है CuCN in the presence of KCN, ये CN भी सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन बड़ी सिंपल, BDC का सॉल्ट आप लेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड्स आप लेंगे, और उनका रिएक्शन करवाएंगे विद कॉपर सॉल्ट टू जेनरेट द रिक्वायर्ड कंपाउंड ओवर योर बेंजीन। साथ में N2 निकल जाएगी एज बाय प्रोडक्ट, N2 निकल जाएगी एज बाय प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है BDC की, याद करिए मैंने आपको एक रिएक्शन और दी हुई है BDC की। क्या आप जानते हैं कि वो कंपाउंड कैसे जनरेट होगा? भाई हमने बात करी है स्वॉट्स में, N2Cl का रिएक्शन, N2Cl का रिएक्शन हमें करवाना था, और हमने बनाना क्या था, फ्लोरीन लगानी थी हमें अपने बेंजीन के ऊपर। ये देखो ये रहा सवाल, क्या रिएजेंट यूज करेंगे इस रिएक्शन के लिए? अगेन यू कैन टेक एनी फ्लोरिनेटिंग एजेंट दैट यू हैव। आप HbF4 ले लीजिए, HbF3 ले लीजिए, HgF2 ले लीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको, Hg2F2 ले लीजिए, किसी भी तरह का फ्लोरिनेटिंग एजेंट ले लीजिए, तो BDC के ऊपर भी कंपाउंड फ्लोरीन लगा के चला जाएगा। सेम इससे मिलती जुलती रिएक्शन अपने पास, दैट इज गैटोमैन रिएक्शन। Gattermann reaction and Sandmeyer reactions are very similar. Only difference is that again you will take a BDC compound, N2Cl,
and this time you will only react with copper. This time you will only react with copper. याद रखिए आपके पास दो गैटोमैन रिएक्शंस हैं पेपर में, एक गैटोमैन कोच है और एक गैटोमैन है. गैटोमैन कोच रिएक्शन है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की कहानी, फॉर्माइलेशन की कहानी, जिसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवा के फॉर्माइल कंपाउंड्स बना रहे हैं, बेंजाल्डिहाइड बना रहे हैं. ये कौन है? ये सिर्फ गैटोमैन रिएक्शन है और ये गैटोमैन रिएक्शन सैंडमेयर से मिलती जुलती है. सैंडमेयर में आप कॉपर का सॉल्ट ले रहे हैं, गैटोमैन में आप प्योर एलिमेंटल कॉपर ले रहे हैं. दैट्स इट. अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप कैसे याद रखेंगे कि सैंडमेयर का अपडेटेड वर्जन क्या है? गैटरमैन रिएक्शन है. सैंडमेयर ने तो फिर भी बेचारे ने कॉपर सॉल्ट लेके रिएक्शन करा था. गैटरमैन ने और इकोनॉमिक रिएक्शन दे दिया. वो कहता है कॉपर सॉल्ट की भी जरूरत नहीं है, खाली कॉपर अगर तुम ले लो तो भी रिएक्शन हो जाएगा. उसने और पैसे बचा के रिएक्शन को कर दिया इकोनॉमिकल. तो गैटरमैन रिएक्शन यू कैन थिंक ऑफ इट एज बीइंग द मोर अपडेटेड वर्जन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन. अदरवाइज रिएक्शन बिल्कुल सेम है. वही क्लोरीन, वही ब्रोमीन, एलिमेंटल कॉपर के साथ ओवर बेंजीन. बोथ सैंडमेयर एंड गैटोमैन रिएक्शन. अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपसे सवाल किस तरह पूछा जाएगा कि भाई N2Cl दिया हुआ है, एक तरफ आपने यूज़ किया है CuHCl और एक तरफ आपने यूज़ किया है Cu2Cl2HCl. बन दोनों में रहा है क्लोरोबेंजीन. You will have to tell the name of both these reactions. You will have to tell the name of both these reactions. Very simple. ऊपर वाली हो जाएगी गैटोमैन रिएक्शन क्योंकि आप उसमें सिर्फ कॉपर यूज़ कर रहे हैं, और नीचे वाली हो जाएगी सैंडमेयर रिएक्शन क्योंकि आप उसमें कॉपर का सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं. गैटोमैन रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन, बोथ ऑफ दीज आर वेरी सिमिलर and they have the same product. The only difference is in their given reagents. तो ये बातें रही अल्काइल, हेलाइड्स, हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की. चाहे अब आप बोर्ड प्रेप कर रहे हैं, चाहे अब आप नीट प्रेप कर रहे हैं, आप जानते हैं नेम रिएक्शंस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं. ना आपको उसमें कोई ट्विस्ट दिया जाएगा, ना आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन दिया जाएगा. आपको सिर्फ रिएक्शन का रिएजेंट याद रखना है और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको वो याद रखना है. तो ये रही नेम रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स. इन दी अपकमिंग सेशंस हम हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स के रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में भी डीप एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर रिविजन करेंगे. अपकमिंग क्लासेस में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म्स की, दैट इज SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. पेपर में रिएक्शन मैकेनिज्म के कम से कम 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं. 4% का वेटेज रहता ही रहता है. दैट मीन्स हमें अलग से लगाना पड़ेगा एक रिविजन क्लास. तो हम एक बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की और एक बात करेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की.